Hello everyone. Today we are going to start the next topic of business services. The topic of today's video lecture is banking services. Banking services क्या होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे. What is e-banking जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कहते हैं, and what are the types of digital payments. First of all, if we talk about the banking services, we have discussed about the bank overdraft. The first banking service, that is bank overdraft, क्या होता है? What do you mean by bank overdraft? Students, the facility of bank overdraft is generally provided by the bank on current account. बैंक ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो किसके ऊपर अवेलेबल होती है? करंट अकाउंट पर, सेविंग अकाउंट पर ये नहीं अवेलेबल होती है. करंट अकाउंट कौन लोग खुलवाते हैं? ठीक है, करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होते हैं, सेविंग अकाउंट हाउस होल्ड्स के लिए होते हैं. तो बिजनेसमैन को ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है बैंक प्रोवाइड करता है ऑन करंट अकाउंट. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि व्हेन यू विड्रॉ इन एक्सेस ऑफ योर डिपॉजिट्स, दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट. जब आप अपने डिपॉजिट से ज़्यादा विड्रॉ करते हो, सपोज आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो हैं ₹10,000, ठीक है, एंड इफ यू आर विड्रॉइंग, विड्रॉल कितने के हो रहे हैं? ₹15,000, यानी कि आपके 10,000 है और आप विड्रॉ कितना कर रहे हो? 15,000. तो एक्सेस कितना है? 5,000. तो ये 5,000 ही क्या हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा. क्लियर? तो ये फैसिलिटी किसको मिलती है? सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को, जो नॉर्मली बिजनेसमैन होते हैं. बैंक जो है इस ओवरड्राफ्ट अमाउंट के ऊपर जो 5,000 है चार्ज करता है इंटरेस्ट. क्लियर? बैंक क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट. और ये फैसिलिटी जो है हर किसी को अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को अवेलेबल होती है, उन्हीं बिजनेसमैन को अवेलेबल होती है जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन और बैंकिंग बिहेवियर, जो उनका बैंकिंग बिहेवियर है, यानी कि वो टाइम पर अपनी पेमेंट चुका देते हैं, ये सारा कुछ देखने के बाद ही मिलती है. और बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक जो है सिक्योरिटी मांगता है. ठीक है, सिक्योरिटी यानी कि 5,000 रुपये कैसे दिए जाते हैं? सिक्योरिटी पर. और सिक्योरिटी किसकी दी जाती है? सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं बच्चे? पता है आप लोगों को? फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जैसे शेयर्स, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या फिर ट्रेजरी बिल्स. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फाइनेंशियल एसेट्स होती है. अभी आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं पता होगा, बट अभी आप समझ लीजिए कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं. ठीक है, सिक्योरिटीज़ मतलब फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, पेपर पर होती है सारी चीज़ें. तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो आपका चैप्टर आएगा. ठीक है, आई थिंक चैप्टर 8th चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे. तो अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि जो एक्सेस अमाउंट हमने विड्रॉ किया बैंक ओवरड्राफ्ट का, इस अमाउंट के लिए बैंक सिक्योरिटी मांगता है, क्योंकि किसी को भी बैंक ऐसे तो पैसा नहीं दे देता ना, तो सिक्योरिटी मांगता है. सिक्योरिटी जो है बिजनेसमैन है वो अपने शेयर्स या डिवेंचर्स या बॉन्ड्स या इस तरीके की जो सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी की तरह दे सकते हैं, मोर्टगेज करा सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं. तो ये तो हमारा था बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट में 3-4 बातें हमें जाननी है. बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी करंट अकाउंट पर मिलती है. बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक बिजनेसमैन से इंटरेस्ट चार्ज करता है. बैंक ओवरड्राफ्ट एक एक्सेस मनी होता है एंड टू द डिपॉजिट से ज़्यादा हम एक्सेस विड्रॉल कर लेते हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है. बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक जनरली कस्टमर की यानी कि बिजनेसमैन की क्रेडिट वर्दीनेस, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के बाद ही अलाउ करता है और उसके लिए उनसे सिक्योरिटी लेता है. और सिक्योरिटी के रूप में वो क्या रखता है? फाइनेंशियल एसेट्स. इन फाइनेंशियल एसेट्स को भी सिक्योरिटीज़ कहा जाता है, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट, जिसे हम डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD भी कहते हैं. बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट इज जनरली ए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ ड्रॉन बाय वन बैंक ऑन दी अनदर बैंक, या हम कह सकते हैं इट इज़ ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ ड्रॉन बाय वन ब्रांच ऑफ दी another branch of same bank or some
अनदर बैंक, यानी कि SBI बैंक की ब्रांच दूसरी SBI बैंक की ब्रांच पर जो है ड्रॉ कर सकती है, या फिर SBI HDFC बैंक को भी ड्रॉ कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो आपको अपने स्कूल की फ़ीस भरनी, स्कूल ने कहा कि हम कैश जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर दे दीजिए। डिमांड ड्राफ्ट जो है स्कूल बता देगा कि इस बैंक का बनवाना है, जहाँ भी उसका अकाउंट होगा। स्कूल का सपोज करो अकाउंट है HDFC बैंक में, ठीक है, HDFC बैंक में है, क्लियर। वो आपको अपना नाम बता देगा कि किस नाम से जो है आपको DD बनवाना है, वेदर द चेयरमैन और द प्रिंसिपल मैम के नाम से बनाना है, जैसे भी एट द केस में भी। तो HDFC बैंक में स्कूल का अकाउंट है, आपका अकाउंट जो है सपोज करो SBI बैंक में है या किसी और बैंक में है, या HDFC बैंक में भी हो सकता है। आप अपने बैंक में जाओगे या किसी भी बैंक में जाओगे, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आपका अकाउंट होगा वहीं से DD बनेगा। आप किसी भी बैंक में जाओगे और कहोगे कि इस नाम से हमको इतना DD बना कर दे दीजिए, आप वहाँ पर कैश पे करते हो। अलॉन्ग विथ कैश यू नीड टू पे सम अमाउंट ऑफ कमीशन विच मे डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक। कमीशन भी देना पड़ता है DD बनवाने के लिए, ठीक है। तो आप SBI बैंक में जाकर पैसा जमा कर दोगे, एक फॉर्म फिल करोगे, SBI बैंक आपको डिमांड ड्राफ्ट बना कर दे देगा। जो डिमांड ड्राफ्ट आप जाकर अपने स्कूल में जमा कर दोगे तो स्कूल वो अपने बैंक में डिपॉजिट कर देगा। तो ये बैंक उनके अकाउंट में, HDFC बैंक में जो भी उनका अकाउंट होगा वहाँ पर उनका फंड ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जनरली बैंक ड्राफ्ट या फिर डिमांड ड्राफ्ट जिसे हम DD भी कहते हैं, इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ ड्रॉन बाय वन बैंक। SBI ने बनाया, ड्रॉन बाय वन बैंक ऑन अनदर बैंक, ठीक है, HDFC बैंक पर है। क्योंकि SBI में तो हम पैसा जमा कर चुके हैं, पैसा तो हमारी जेब से गया। लेकिन देखो एक्चुअली जैसे हम चेक बैंक को देते हैं कैश कराने के लिए, बैंक हमें कैश देता है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा है। हम कैश देते हैं बैंक को, बैंक हमें क्या बना कर दे देगा DD। वो DD हम स्कूल में जाकर जमा कर देंगे, स्कूल वाले उसको अपने बैंक में जमा कर देंगे। फिर HDFC बैंक का काम है कि उस DD से जितना भी पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ ड्रॉन बाय वन बैंक ब्रांच ऑन दी अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक और सम अनदर बैंक एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ मैं भेज रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो जो मेरी डेस्टिनेशन जहाँ मेरे को DD भेजना है वो सेम बैंक का हो। मैंने SBI से बनवाया, ज़रूरी नहीं हो SBI का, और डिफरेंट भी हो सकता है। कैश क्रेडिट इज़ ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट से अलग होती है। यहाँ पर हम तो एक्सेस विड्रॉ कर रहे हैं, जितना हमारे अकाउंट में पैसा है हम उससे ज़्यादा निकाल लेने की। यहाँ पर एक क्रेडिट लिमिट जो हमारे कैश बैंक में पड़ा है उससे अलग, हम चाहें तो ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि चाहे हमारे बैंक में पैसा है या नहीं, बैंक ने हमें एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन की हुई है कि आप 1 लाख रुपए या 50,000 या 2 लाख रुपए तक का कैश क्रेडिट ले सकते हो। इसे शॉर्ट टर्म लोन भी कहा जाता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी होती है। इस पर भी बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये भी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल कंडीशंस और क्रेडिट वर्दीनेस को देखकर ही दी जाती है। कैश क्रेडिट की जो लिमिट है, ठीक है, जैसे सपोज करो कि कैश क्रेडिट की जो लिमिट है वो ₹1 लाख है किसी भी बिजनेसमैन की, तो इस 1 लाख रुपए को कितनी भी इंस्टॉलमेंट में वो निकाल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही 1 लाख रुपए विड्रॉ किए जाए, ठीक है, कई बार निकाल सकता है, जितने चाहे मर्जी निकाल सकता है। बट जब उसका लमसम 1 लाख रुपए हो जाएगा तब उससे ज़्यादा वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसकी लिमिट कितनी 1 लाख रुपए। मान लीजिए ये 1 लाख रुपए उसने एक बार 25,000 रुपये विड्रॉ किया, एक बार उसने 35,000 विड्रॉ किया, 35 ये आपके हो गए 60, और एक बार 20 किया, और एक बार 10 किया, एक बार 5 किया, एक बार 3 किया, और एक बार 2 किया। तो 1 लाख होने के बाद अब इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लिमिट कितने की है, 1 लाख रुपीज़ की है। तो ये 1 लाख रुपीज़ चाहे वो जितनी इंस्टॉलमेंट में निकाल सकता है, बट 1 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। तो ये था हमारा कैश क्रेडिट। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक क्या है बेटा? बैंकर्स चेक को हम लोकल बैंक पे ऑर्डर भी कहते हैं, या पे ऑर्डर भी कहते हैं। ये ऐसे होता है जैसे सेम डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये बैंक ड्राफ्ट की तरह होता है। बैंक ड्राफ्ट तो नेशन वाइड होता है, यानी कि हम यहाँ पलवल से DD बनाएं और चाहे हम उसे कन्याकुमारी भी भेज सकते हैं। बट
ये बैंकर्स चेक जो होता है सेम डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, इसीलिए इसको लोकल बैंक ऑर्डर भी कहते हैं, लोकल बैंक पे ऑर्डर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये बैंकर्स चेक क्या है, एक अमाउंट जो है मतलब हम जाकर जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट होगा उस बैंक से हम बैंकर्स चेक ले लेते हैं या पे ऑर्डर ले लेते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, और वो जो व्यक्ति जिसको हमने ये पैसा बैंकर्स चेक दिया है वो अपने बैंक में इसको डिपॉजिट कर सकता है, तो फंड अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बैंकर्स चेक है, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में भी ये इतना खास इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है मीडियम शॉर्ट लॉन्ग टर्म लोन्स। मीडियम शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लोन्स आपको बताइए लोन्स क्या होते हैं। लोन्स आर द फंड्स विच आर एडवांस्ड बाय द बैंक टू द बोरोवर। बोरोवर कौन होता है, जो लोन लेता है बैंक से। ठीक है, लोन जो लेता है उसको बोलते हैं बोरोवर। बैंक जो है एडवांस करता है लोन टू द बोरोवर फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ या फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम ए बोरोवर हैड टू रीपे दैट लोन बैक टू द बैंक। ठीक है, बैंक को वापस वो लोन जो है देना पड़ता है। बैंक ये लोन का जो पैसा है इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है और लमसम भी ले सकता है, यानी कि एक मुश्त भी और किस्तों में भी ये पैसा वापस करना होता है। किसको, बोरोवर का, जिसने बैंक से लोन लिया है। तो ये हमारी बैंकिंग सर्विसेज थी। इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, या जिसे हम ई बैंकिंग भी कहते हैं या इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं। होता क्या है एक्चुअली, इन द मॉडर्न डेज ऑफ साइंस या प्रेजेंट डे जो हमारा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है उसमें जो हमारा इंटरनेट है इट हैज़ अचीव्ड अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस। ठीक है, उसने अपनी एक जगह बना ली है हमारे जो लाइफ का जो ट्रेंड है उसमें इंटरनेट की एक बढ़िया पोजीशन बन चुकी है। तो इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग हैज़ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंट डे सिनेरियो। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मीन्स ए यूज़र विद पीसी। ठीक है, उसका पर्सनल कंप्यूटर जो होगा एंड ए ब्राउज़र। पर्सनल कंप्यूटर पर कोई ब्राउज़र वो डाउनलोड कर लेंगे, कैन कनेक्टेड टू द बैंक वेबसाइट एंड परफॉर्म द वर्चुअल बैंकिंग फंक्शंस लाइक ही विजिट्स इन ए बैंक पर्सनली। यानी कि जो हम पर्सनली विजिट करते हैं बैंक में वो सारे फंक्शन जो हम वहाँ परफॉर्म करते हैं वो सारे फंक्शंस हम इलेक्ट्रॉनिकली भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी बैंक की वेबसाइट है या ऐप है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रॉम देयर वी कैन अप्लाई फॉर लोन्स, फ्रॉम देयर वी कैन अप्लाई फॉर द चेकबुक, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी हमारे होते हैं। ठीक है, वी कैन चेक द बैलेंसेस, वी कैन ओपन द अकाउंट एज वेल। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हम इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो वी नीड नॉट टू विजिट द बैंक पर्सनली। तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट और मनी की सेविंग होती है, हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो ये हमारा ई बैंकिंग है। ठीक है, ई बैंकिंग की जो सर्विसेज है लाइक ATM कार्ड हो गया आपका, क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, डिजिटल मनी हो गया, डिजिटल कैश जिसे हम बोलते हैं, डिजिटल पेमेंट जिसे हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल POS हम जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT जिसे बोलते हैं। तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज हैं जो हमें मिलती हैं। अगर हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट में हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जिसे हम शॉर्ट में EFT भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है ये ट्रांसफ़र फंड या फाइनेंस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। ठीक है, ऑफ द सेम ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज ए ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक और सम डिफरेंट बैंक टर्मिनल। यानी कि वो सेम ब्रांच का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल SBI टू SBI भी हो गया, यानी कि ये सपोज करो पलवल की ब्रांच है और ये सपोज करो चंडीगढ़। ठीक है, या किसी और शहर की ब्रांच हो सकती है। तो बैंक तो सेम है, सेम टर्मिनल है, SBI से SBI, या फिर SBI से वो ICICI में भी जा सकता है। सपोज करो ICICI फरीदाबाद की कोई ब्रांच है। तो नेशन वाइड ये ट्रांसफ़र होता है, पूरे देश में कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक ब्रांच टू अनदर ब्रांच और सम
another bank. Clear? Without the involvement of the बैंक स्टाफ. बैंक स्टाफ की यहाँ बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होती है इस फंड ट्रांसफर में. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है दो तरीके का होता है. एक को बोलते हैं हम नेफ्ट, दूसरे को बोलते हैं आरटीजीएस. नेफ्ट जो होता है वो होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है वो सेम है कि हम उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ब्रांच. इसका कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती. नेफ्ट की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है. हम इसको जो है 50,000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं. कोई इसकी लिमिट नहीं है मिनिमम, और मैक्सिमम की भी हमारे सिलेबस में डिफाइन नहीं है. आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. देखो ये जो नेफ्ट है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 24 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर हमको फास्टेस्ट, ठीक है, बहुत जल्दी हमें फंड ट्रांसफ़र करना है तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इट इज़ ए फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट, ठीक है. तो आरटीजीएस की लेकिन एक लिमिट है कि मिनिमम ₹2 लाख के वंश में ही वो जाती है, ठीक है. जब तक 2 लाख रुपए नहीं होंगे तब तक आरटीजीएस नहीं जाएगी. अब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के 2 लाख रुपए होने चाहिए. सपोज करो 3 कस्टमर है ABC. ए को 60,000 रुपये की आरटीजीएस करवानी है, बी को 1 लाख रुपए की आरटीजीएस करवानी है, ठीक है, और सी को 40,000 की आरटीजीएस करवानी है. टोटल मिलाकर हो गया 2 लाख. तो जब तक ये तीनों नहीं आएंगे तब तक आरटीजीएस नहीं होगा. यानी कि मिनिमम अमाउंट बैंक को 2 लाख रुपए चाहिए तभी वो आरटीजीएस कर सकता है. आजकल इन बैंक्स ने आरटीजीएस को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, ठीक है. इस पर कोई चार्ज नहीं लगता. तो आरटीजीएस जो है वो 2 लाख रुपए का होता है. मिनिमम 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है. मतलब मिनिमम लिमिट है कि कम से कम 2 लाख होना चाहिए. मैक्सिमम की कोई लिमिट डिफाइन नहीं है कि मैक्सिमम कितना है. मैक्सिमम कितना भी करवा सकते हैं, बट कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए बैंक में डिफरेंट कस्टमर के. या ज़रूरी नहीं है एक ही व्यक्ति के भी ये 2 लाख हो सकते हैं. सपोज करो ए ही 2 लाख रुपए लेकर आ जाए तो तुरंत हो जाएगा. लेकिन अगर ए 60,000 लेके आ रहा है तो उसको वेट करना होगा कि कोई और भी आरटीजीएस कराने आए, ये अमाउंट 2 लाख रुपए हो. तो 2 लाख के बंच में ही जो है ये आरटीजीएस होती है. नेशन वाइड होती है, पूरे देश में हम कहीं भी करवा सकते हैं इसको. ये फास्टेस्ट होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है. यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है मिनिमम और मैक्सिमम की. यहाँ पर लिमिट है, ठीक है, कि मिनिमम 2 लाख रुपए होने चाहिए. इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो डिजिटल पेमेंट है वो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जिसे हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं. आजकल आपने देखा होगा जितने भी हमारी ऑनलाइन परचेज होती हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या ऑफलाइन भी हम करते हैं तो वी यूज़ टू मेक पेमेंट थ्रू डेबिट और द क्रेडिट कार्ड, जिसे हम एटीएम भी कहते हैं. एटीएम नहीं, एटीएम अलग चीज़ है. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है. डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है उनको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं, ठीक है. इन प्रेजेंट डे सिनेरियो ऑलमोस्ट 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आर मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड्स. जितना भी हम ऑनलाइन परचेज करते हैं उनकी जो पेमेंट की जाती है उस टोटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का 95% क्रेडिट कार्ड से होता है. ये आपको सबको अच्छे से पता है, तो आई थिंक आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल. आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है? आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम is a system which is provided by the bank to those account holder who have linked their Aadhaar card number with their respective account. मेरे बैंक में अगर मेरा कोई अकाउंट है और मैंने उसको आधार कार्ड से लिंक करवाया हुआ है तभी मेरे को ये आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है मिलता है, ठीक है. इसको जो हमारी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो इसको रेगुलेट करती है. आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ये भी एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जो उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जिनका आधार कार्ड लिंक होता है बैंक अकाउंट से. बैंक ये आधार कार्ड अनेबल्ड सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम यूपीआई भी कहते हैं. नेक्स्ट है मोबाइल वॉलेट. मोबाइल वॉलेट जैसे आपको सबको पता है आजकल पेटीएम करो, फ़ोन पे, ठीक है, या फिर भीम ऐप, गूगल पे, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या है? मोबाइल वॉलेट है. इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है, प्ले स्टोर से.
एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यू हैव टू शेयर योर अकाउंट डिटेल्स और द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और द डेबिट कार्ड डिटेल्स, जिन डिटेल्स को ये ऐप जो है स्टोर कर लेती हैं और यूज़ करती हैं टू मेक द पेमेंट व्हेन एवर नीड अराइज, जब आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल आपको जो है कहते हैं ना, मेरा मोबाइल मेरा बटुआ, ठीक है, माई मोबाइल इज़ माई वॉलेट, तो आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल वॉलेट जो है मेक इट वेरी कन्वीनियंट टू मेक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट विद ग्रेटर इजीनेस। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या है? देखो पॉइंट ऑफ सेल क्या है, आपने पेट्रोल पंप्स पे, शॉपिंग मॉल्स में, ठीक है, या जो आपके जैसे बिग बाज़ार हुआ, SRS वैल्यू बाज़ार हुआ, इजी डे हुआ, इन सारी चीज़ों पे आपने एक स्वैप मशीन देखी होगी जिस पे आप अपना कार्ड स्वैप करते हो, उसको हम POS कहते हैं, ठीक है। POS जब आप कभी सामान खरीदने जाते हो तो एक रिमोट टाइप एक डिवाइस हाथ में होती है वहाँ पर वेंडर के, और वो जो है किसी भी सामान के सामने रख देते हैं, जिससे उस सामान का बारकोड या उस सामान की जो डिटेल है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाती है, ठीक है। जैसे आप कभी SRS वैल्यू बाज़ार या इजी डे जैसे पलवल में भी है, आप वहाँ पर जाते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, तो जब आप उसकी बिलिंग करते हो तो बिलिंग कैसे की जाती है? वहाँ पे एक डिवाइस होती है जिससे किसी भी प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन किया जाता है, स्कैन करते ही सारी डिटेल कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाती है, वो भी POS है, पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल जो है बेटा 3 तरीके के होते हैं। पॉइंट ऑफ सेल कैसे हैं? 3 तरीके के होते हैं। एक तो फिजिकल जो हिलजुल नहीं सकते, जो फिक्स होते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, SRS वैल्यू बाज़ार, बिग बाज़ार हो गया, आपका रिलायंस स्मार्ट हो गया, या फिर आपके जो है इजी डे हो गए, या कोई और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, वहाँ पर फिजिकल POS होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन रखी होती है, एक स्वैप मशीन रखी होती है, एक डिवाइस होती है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन करते हैं, वो तो हो गया फिजिकल POS जो हिल नहीं सकता। एक होता है मोबाइल POS जो आपको मोस्टली पेट्रोल पंप जैसी जगहों पर मिलता है, ठीक है। एक हाथ में मोबाइल टाइप एक डिवाइस होती है जिसमें हम कार्ड को जो है स्वैप करते हैं, या कार्ड को उसमें इंसर्ट करके हम अमाउंट डालकर पैसा जो है पेमेंट कर देते हैं, वो आपका हो गया मोबाइल POS, मोबाइल कर सकता है, यानी कि जो मूवेबल होता है। लास्ट जो होता है वो है आपका वर्चुअल, ठीक है, ये आपका वास्तविक, वर्चुअल मीन्स वास्तविक होता है। वर्चुअल होता है जैसे आप कभी ऑनलाइन परचेज़ करते हो ना, ऑनलाइन परचेज़ करते हो तो आपको बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी होती है वाइल मेकिंग पेमेंट, जैसे आपको अपना कार्ड नंबर डालना होता है, ठीक है, उसका CVV, उसका एक्सपायरी डेट, ठीक है, और फिर OTP डालना होता है, तो वो वर्चुअल POS है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, जितनी डेफिनेशन बुक में उतनी सफिशिएंट है। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश को हम डिजिटल मनी भी कहते हैं, डिजिटल करेंसी भी कहते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक फंड, या फिर हम उसको E-मनी, E-कैश, E-करेंसी या इंटरनेट करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी पेमेंट को करने के लिए, लाइक वी आर हैविंग money nowadays in our bank accounts, and that bank account is in our mobile phones because we have installed the app of the respective bank। हम जिस भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं उस बैंक का ऐप हमारे पास होता है, वहाँ पर हमारे पास E-कैश होता है, ठीक है। उस बैंक अकाउंट में जो हमारा कैश पड़ा हुआ है वो हमारे मोबाइल में एक्चुअली, ठीक है, तो वो डिजिटल कैश होता है। हम कभी भी कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल से, क्योंकि हमारे पास बैंक की ऐप है और ऐप से ही हम कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये डिजिटल कैश हो गया। ये सारी थी आपकी डिजिटल पेमेंट्स और बैंकिंग सर्विसेज। विद दिस योर बैंकिंग पार्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज इज़ ओवर। बैंकिंग में आपका इतना ही है, ठीक है। इसके बाद हम जो है आगे जो है कम्युनिकेशन वाले पार्ट्स या इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं करना, जितना आपकी बुक में है उतना ही सफिशिएंट है। बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है EFT, बिकॉज यू हैव टू यूज़ इट इन योर रूटीन डेली लाइफ में, आपको आगे इस्तेमाल करना होगा। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप तो करते ही होंगे। इसके बाद आपको मोबाइल वॉलेट, ये पेटीएम वगैरह इन सब की भी नॉलेज है, और POS का भी ध्यान रखिए। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।